नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के क्या सूरत हाल है, देश में किस तरह की परिस्थितियां हैं, इससे हम भलीभांति परिचित हैं और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वक्त लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा सर मेरे साथ हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, अभी आप दिल्ली से जम्मू में आपने लैंड किया है। दिल्ली में हाईकमान से आपकी मुलाकात हुई, किन किन प्रमुख बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई? देखिए, एक तो कुछ निजी ही मेरा काम था, उसके अतिरिक्त अपने कुछ अधिकारियों से भेंट हुई है। एक दो बड़े प्रमुख इशू हैं जिन पे मेरी चर्चा हुई है, विशेषकर जो माता वैष्णो देवी वाला जो मेडिकल कॉलेज का इशू है उस पे चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त कोई खास नहीं था। मुख्य बिंदु और प्रमुख बिंदु यही था जिस पर मेरी चर्चा हुई है। सर, जिस तरह से आपने इशारा किया श्राइन बोर्ड की तरफ, जिस तरह से उसके अधीन जो है मेडिकल कॉलेज चल रहा है और उसमें 50 में से 42 सीट मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी जानी, 7 सीट हिंदू स्टूडेंट्स को और 1 सीट जो है वो सिख कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को दी जानी। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए चर्चा में आया, जिस तरह से श्रद्धालुओं की बात करें, देश भर से श्रद्धालु जो है माता वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, डोनेशन देते हैं, वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और इसी से जो है ये मेडिकल कॉलेज जो है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक है। किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, बहुत ही वैलिड और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो यूनिवर्सिटी और अभी इस साल जो मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है, जिसमें इस बार एक समुदाय के, विशेष समुदाय के ज़्यादा स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडमिशन मिली है। चूँकि जो भी कॉलेजेस हैं वो सेट नॉर्म्स के तहत काम करते हैं, एडमिशन उनको मिलती है। और जम्मू कश्मीर में बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे बोपे कहते हैं, बोपे सीट्स की अलॉटमेंट डिफरेंट कॉलेजेस में करता है एज पर द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स। और रूटीन में ये किया गया है और वहाँ पे चूँकि एक विशेष समुदाय से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दी गई है। जो ही ये बात आम जनमानस तक पहुँची तो इसका रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये एक स्थान ऐसा है जिसके प्रति पूरे देश में आस्था है, निष्ठा है, श्रद्धा है हिंदू समाज में। और पूरे देश विदेश से सनातन संस्कृति को मानने वाले, माता वैष्णो देवी पे आस्था और श्रद्धा रखने वाले लोग डोनेशन भी देते हैं, आते हैं, जिससे ये बोर्ड और ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज चलता है। जो ही इस कॉलेज में एडमिशन हुई तो जो बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है उनको आस्था और श्रद्धा का भी ध्यान रखना चाहिए था। और रूटीन में जिस प्रकार से बोपे ने ये जो सीट्स अलॉट की है, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में, अलग नॉर्म्स में देना चाहिए था, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू समाज की ही आस्था इस पे जुड़ी है और डोनर्स भी वही है। तो कहीं न कहीं उन्हीं बच्चों को ये देनी चाहिए थी, जो नहीं ध्यान रखा गया। और इस वक़्त जो प्रतिक्रिया समाज की सामने आई, मुझे लगता है कि हम भी गंभीर हैं, हमारा पूरा संगठन गंभीर है। मेरी भी चर्चा दिल्ली में भी हुई और यहाँ पे भी हुई। मैं डेली एक्सेलसियर के माध्यम से ये ज़रूर एक आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसके लिए बिल्कुल कमिटेड है और हम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि ये जो स्थान है माता वैष्णो देवी और इसके प्रति जो श्रद्धा है हिंदू समाज की, कहीं न कहीं वहाँ पे एक स्पेशल क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, ताकि वो आस्था और श्रद्धा जो है बरकरार रहे और उसकी रिफ्लेक्शन मेडिकल कॉलेजेस में भी देखने को मिले। इसके लिए हम पूरी तरह से एक सेट फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं। दिल्ली भी हमारी बात हो रही है और हमारी हाई कमांड भी इसमें लगी है। बहुत जल्दी इसका परिणाम आएगा और हम एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल एक सॉल्यूशन चाहते हैं, जो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहूँगा आम जनमानस से कि र्यूमर्स में न जाएं और शांति बनाए रखें। डेफिनेटली भारत सरकार और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है और ये समाज का मसला है। जी। समाज में कोई अशांति न फैले, ये भी हमारा फर्ज बनता है। लेकिन हिंदुओं की एक आस्था और श्रद्धा के स्थान में जो मेडिकल कॉलेज है, जिसमें विभिन्न हमारे डोनर्स डोनेट करते हैं, फिर ये चलती हैं संस्थाएं, तो इन संस्थाओं में श्रद्धा और आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। और स्टूडेंट्स जो वहाँ पे आए, वो जिस प्रकार से इस बार एडमिशन हुई है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही
जी। अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। तो क्या क्या ये एडमिशंस जो है कैंसिल कर देनी चाहिए या फिर जो बदलाव होगा अगले बैच से हमें देखने को मिलेगा? देखिए जो इस वक़्त जो एडमिशन्स है ये भी स्वीकार्य नहीं है लोगों को, समाज को, इसलिए इस पे डिफरेंट वेज़ में इस वक़्त काम चल रहा है। मैंने कहा कि बहुत जल्दी इसका परिणाम आ जाएगा, बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आएगा और लोगों की आस्थाओं और श्रद्धा का ध्यान रखकर ये डिसीजन होगा। मैं सिर्फ़ पुनः निवेदन करूँगा कि शांति बरकरार रखें, इस पे बहुत जल्दी हमें आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत सरकार, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए गंभीर है और इसमें एक सॉल्यूशन के उसमें प्रक्रिया में हम हैं और डेफ़िनिटली बहुत जल्दी ये आउटकम आ जाएगा। सुनील सर, डॉक्टर्स की बात करें तो इस समय डॉक्टर्स को संदेह के घेरे में जो है देखा जा रहा है। जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया, दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर के लॉकर से हथियार मिलना, क्या इन बातों को दर्शाता है और इस पर अब क्या कदम जो है उठाने चाहिए क्योंकि पूरे डॉक्टर समाज को जो है संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है? देखिए ये बात भी ठीक नहीं है कि पूरे देश के डॉक्टर्स को हम संदेह की नज़र से देखें, लेकिन इसे भी रूल आउट नहीं किया जाता कि जो जिसे कहेंगे हम ब्लैक शीप्स उन्हें भी हम सब पूरी फ्रेटर्निटी में हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक कानून के तहत काम करता है, कानून हर जगह काम करना चाहिए और जो भी ब्लैक शीप्स हैं किसी भी फ्रेटर्निटी में, चाहे आज डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में ये लोग निकले जिनके लॉकर्स में 47 राइफल्स निकली, जिन्होंने इतना बड़ा ब्लास्ट किया, जो इतना बड़ा एक गिरोह चला रहे थे, आतंकी गिरोह चला रहे थे और ऐसे लोगों को जांच करके बिल्कुल सख्ती से एक सबक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जॉब से हो, व्हाइट कॉलर हो या कोई और हो, किसी भी कीमत पे उनको बख्शना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज जाना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि आम जनमानस को बहुत अच्छे डॉक्टर्स जी, भी हैं जी। जो सब कुछ न्यौछावर करते हैं लोगों की सेहत के लिए, लोगों की तंदुरुस्ती के लिए। तो हमें एक ही नज़र से सबको नहीं देखना चाहिए, एक ही डंडे से जी। सबको हाँकना नहीं चाहिए। जो इस प्रकार के लोग हैं उनको मुझे लगता है कि कानून और जो देश का हमारा इस वक़्त जो भी इस दायरे में आता है, कानून के दायरे में, वो काम करेगा। बिल्कुल, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी सराहना भी होनी चाहिए बिल्कुल। और इस प्रकार के आतंकी, देश विरोधी और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ, चाहे वो डॉक्टर है, जी। इस बार तो डॉक्टर ही देखे गए, किसी भी कीमत पे उनके साथ कोई भी मुझे लगता है कि नरमी नहीं बरतनी चाहिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और सिमिलर सिचुएशन जिस तरह से डॉक्टर्स की है, उसी तरह से जो है माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि इंप्रेशन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हर मुस्लिम जो है उसको आतंकी की नज़र से देखा जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हमारी जांच एजेंसी हो, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हो, वो कहीं पे भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो पता नहीं क्यों इन बातों को बिल्कुल लाना चाहते हैं कश्मीर में मुस्लिम समुदाय पे ताकि उनकी राजनीति चले। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी अभी तक किसी बेगुनाह को मतलब तंग किया गया हो, लेकिन गुनहगारों को इस बेगुनाही की आड़ में छोड़ा भी नहीं जा सकता है। ये देश और राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है या कोई आम व्यक्ति है उसका कोई रिलेटिव है, उसका कोई फ्रेंड है, जाँच के दायरे में आता है, बिल्कुल जाँच करनी चाहिए, सख्ती से करनी चाहिए। चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चाहे कोई और व्यक्ति हैं, वो उस आड़ में पूरी जाँच को रोकें, पूरी जाँच को क्वेश्चनेबल बनाएँ। मुझे लगता है थोड़ा-सा उनको इन चीज़ों से बाज़ आना चाहिए और देश की सुरक्षा के साथ जो भी इश्यूज़ हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसीज़, जाँच एजेंसीज़ को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। बिल्कुल एकदम हम स्टेटमेंट्स देने पे आ जाएँ तुरंत ही, यहाँ पे मैंने कहा कि 2 परिवार हैं, दोनों परिवारों के जितने भी ये शहज़ादे हैं, एकदम आ जाते हैं, रेस्क्यू में आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है, यदि इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उसमें जाँच एजेंसी उनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, एग्ज़ैक्ट उस पॉइंट पे जाके निकाल लेंगे। एक चेन होती है, चेन में पूछताछ होती है, जो ही पूछताछ शुरू हो गई, तो सीएम साहब स्टेटमेंट्स देने के लिए आ गए। तो जी। कहीं न कहीं इनडायरेक्टली सीएम साहब भी
उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फटाफट आ जाते हैं जो इस जांच के दायरे में हैं। उनको इन चीज़ों से बाज आना चाहिए और देश की सुरक्षा और जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। फटाफट रेस्क्यू में नहीं आना चाहिए। सुनील सर, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री की बात करें, कई बार जो है वो कटाक्ष कर चुके हैं आप पर, जो है कई बार उन्होंने कंध कसे हैं। इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए मुझ पे कटाक्ष करें या तंज करें, मुझे लगता है कि उन्हें कोई सीरियसली लेता नहीं, कोई रेलेवेंट वो कोई उत्तर नहीं देते हैं। जब भी कोई प्रश्न उनसे पूछो तो उनसे कोई जवाब रेलेवेंट आता नहीं है। जो विभाग उनके पास दिए गए हैं, आपने खुद देखा अभी बहुत बड़े अखबार ने जब वो स्टोरी बाहर लाई, इतना बड़ा स्कैंडल, 1 साल के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल, ज़रा पूछो उस पे जवाब देना। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब चरित्र पे सवाल आए तो उस पे उसे सवाल उसका जवाब देना चाहिए, कहीं पे भी नहीं। एक छोटा-सा सैंपल लिया है एक डिवीज़न और इतने बड़े टेंडरिंग में वहाँ पे धांधलियाँ पाई गई है। आज तक ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से, ना चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस पे कोई क्लैरिटी आई, इस पे कोई एक्शन आया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो ड्यूटी उनको दी गई है, उस ड्यूटी में 1 साल के अंदर-अंदर कितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, ये उनकी मानसिकता को, ये उनके चरित्र को दर्शाता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की वो न्यूसेंस या जिस प्रकार की वो बातें करते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सरकार हैं और सरकार लोगों के काम करेगी। वहाँ से तंज कसना, वहाँ से मतलब अपशब्द बोलना, इस प्रकार की सभ्यता मुझे लगता है कि वो दर्शाती है उनकी मानसिकता, उनकी पार्टी के प्रकृति, उनकी पार्टी के चरित्र को दर्शाती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सुनील सर, जम्मू में बाजार जो है वो गर्म है, कई तरह के र्यूमर्स जो हैं वो भी उभर कर सामने आते हैं। हाल ही में जिस तरह से राज्यसभा के सीट्स के रिजल्ट सामने आए, उसके बाद ऐसी अफवाहें, ऐसे र्यूमर्स सुनने को मिल रहे हैं कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हाथ मिला सकते हैं। इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं और कितनी सच्चाई है? देखिए मैं कुछ बातें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा और जो र्यूमर्स बाज़ार में हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आज क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन डज़न्ट अराइज़, आसमान ज़मीन पे आए या ज़मीन आसमान पे जाए, किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएगी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पार्लियामेंट में भी एक व्यंग है, एक वाक्य है कि हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे ऐसी सरकार को। और मैं भी इस बात को दोहराता हूँ कि हम भी किसी कीमत पे चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाना सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हार से बौखलाए हैं। जो बडगाम में जिस प्रकार की मुख्यमंत्री की सीट की हार हुई है, ये बौखलाए हैं और इनके कार्यकर्ता अपने काडर को इंटैक्ट करने के लिए इस प्रकार की अफ़वाहें बाज़ार में फैला रहे हैं। और इन अफ़वाहों को मैं बेसलेस मानता हूँ, फेक मानता हूँ, निराधार मानता हूँ। इनमें जिनमें कोई सच्चाई ही नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी नहीं, चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का वाक्य दोहराता हूँ। और हमें विपक्ष मिला है, विपक्ष की भूमिका मिली है और हम बड़े संतुष्ट हैं। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, लोगों की आवाज़ हम बन के असेंबली में और सड़कों में हैं। और 5 साल का मैंडेट मुख्यमंत्री को मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। हम चाहेंगे कि जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, उन प्रॉमिसेस को पूरा करें और हम केवल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमें सरकार में कोई जाने की बहुत होड़ नहीं लगी है। और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस जैसी पार्टी के साथ जिनका बेस खत्म हो चुका है, जिनका आधार खत्म हो चुका है, जिन्होंने अपने वादे 1 साल के अंदर ही वादा खिलाफी की, लोगों के साथ धोखे दिए, खासकर स्मार्ट मीटर्स पे, जी। उनकी गंदगी को भाजपा अपने सर पे उठाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए इस बात को मैं स्पष्ट करता हूँ, ये बेसलेस है, फेक है, र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाना दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। हाँ, विपक्ष में रहेंगे और बड़े मजबूती विपक्ष में रहेंगे। 5 साल इनको पूरे मिले हैं। हमारी तरफ से कोई भी
किसी भी प्रकार की जिसे कहेंगे शरारत भी नहीं होगी। सरकार को कोई ठेस पहुंचाने की विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन इनके वादे जो हैं हम चाहेंगे कि ये लोगों के साथ जो इन्हें वादे किए हैं वो पूरे करें। अपेक्षाएं काफी थी। लोगों ने जो है बेसब्री से इंतजार किया था कि कब जो है यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी और लोगों के मसले हल होंगे। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं स्टेटहुड को लेकर जो है अपना रोना रोती रहती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर जो है अपना पल्ला झाड़ती रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं। लोगों से जो वादे किए थे, जो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, उस पर ये खरा नहीं उतर रहे हैं, लेकिन पल्ला जो है ये अपना झाड़ते हैं और स्टेटहुड का जो है हवाला देकर कि स्टेट नहीं है तो यहाँ पर काम नहीं हो सकते। क्या जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तब स्टेट थी? चुनाव इन्होंने यूटी में लड़ा था और जो मैंडेट इनको मिला है वो यूटी के लिए मिला है, तो फिर स्टेटहुड बार बार जो है उसका ये पक्ष लेकर कि स्टेटहुड नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, देखिए मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार बहुत जल्दी फेल हो चुकी है। जो इन्होंने वादे किए थे, पहली बार 5 अगस्त 2019 के बाद जो सरकार बनी है, फर्स्ट टाइम इनको लोगों के मुद्दों पर जवाब देना पड़ता है। लोगों को जो समस्याएं उनके मुद्दों पर, उनके समस्याओं पे उत्तर देना पड़ता है, फर्स्ट टाइम। अन्यथा ये यही आज़ादी, अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान, चाइना कह के अपनी रोटी सेकते थे। और जब इनको अब लोग जवाब पूछते हैं, जब इनसे लोग सवाल पूछते हैं, चाहे पानी, बिजली, सड़क के मुद्दे पे, सिलेंडर के मुद्दे पे, राशन के मुद्दे पे, तो ये एक ही बात कहते हैं कि स्टेटहुड। भाई स्टेटहुड तब भी नहीं था जब आपने चुनाव लड़ा था। जी। आपने तब क्या कह के वो मैनिफेस्टो बनाया था? मैं तो बहुत जल्दी एक पेपर लेके सामने आ रहा हूँ। 96 का इनका मैनिफेस्टो देखो, 2008 का इनका मैनिफेस्टो देखो, 2024 का मैनिफेस्टो देखो। कहीं पे भी इन्होंने कोई वादा आज तक पूरा नहीं किया। आज एक बहाना लेके चले, स्टेटहुड नहीं है, पावर नहीं है। बाकी सब चीज़ों के लिए इनके पास पावर है। इनको गाड़ियाँ खरीदने के लिए पावर है। इनके पास स्कैंडल करने के लिए मतलब बहुत बड़े-बड़े स्कैम्स करने के लिए इनके पास पावर है। जो ही लोगों की छोटी समस्याओं की बात आए, इनके पास पावर नहीं। तो बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा विश्वासघात इस सरकार ने लोगों के साथ किया है, जो मुझे लगता है नाकाबिले बर्दाश्त है। सुनील सर, आखिर में जम्मू वासी, जम्मू कश्मीर वासी भी जानना चाहते हैं कि स्टेटहुड कब मिलेगी? देखिए स्टेटहुड ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, स्टेटहुड हर हाल में मिलेगा। लेकिन इसकी कोई तिथि, इसका कोई सेट टाइम मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। कुछ परिस्थितियाँ कर सकती है, कुछ एजेंसीज़ कर सकती हैं देश की, और अंत में भारत सरकार करेगी। तो सारी चीज़ों पे इस वक़्त काम चल रहा है। डेफ़िनेटली बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, आपने हमें समय दिया और निस्संदेह राज्य का दर्जा जो है यहाँ पर मिलेगा। और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, तो एप्रोप्रिएट टाइम जब तक नहीं आता तब तक जो सिचुएशंस हमारे सामने हैं, जो पावर्स हमारे सामने हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए लोगों की अपेक्षाओं पर जो है सत्ताधारी पार्टी को जो है खरा उतरना चाहिए, ना केवल अपना रोना जो है वो रोना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलेंशियल न्यूज।